नमस्कार दोस्तों, मैं आशित त्यागी युग करवट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। लोकसभा की संसद सदस्यता बहाल होने के बाद राहुल गांधी पहली बार आज संसद में बोले। मायावती ने ट्वीट करके जनसंख्या जो जातिगत होनी है उस पर सवाल उठाए। दिल्ली सर्विस बिल पर राज्यसभा न पहुंचकर जयंत चौधरी ने पश्चिमी यूपी की राजनीति में एक भूचाल ला दिया है। इन ऐसे तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं युग करवट के एडिटर चीफ सलाम जी। सलाम जी, पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया आशीष जी आपका। सलाम जी, जब ये सुना कि सुप्रीम कोर्ट से बहाल हो गई है लोकसभा सदस्यता राहुल गांधी की और अविश्वास प्रस्ताव पर बोलेंगे, तो सबको लगा था कुछ मिलेगा, कुछ सुनेंगे, कुछ होगा। लेकिन जैसे उन्होंने कहा कि मैंने यात्रा की, क्यों की मुझे नहीं पता, ये सब क्या था? नहीं, देखिए, लगता ये था कि जो इस बार जाएंगे वो हाउस में और उनकी जो बहाली हुई है तो कहीं ना कहीं कुछ होगा। अब कल ये था कि उनको बोलना था तो गगोई बोलने लगे, और आपको याद होगा कि बीजेपी के सारे नेता सांसद जो थे वहाँ पे हाउस में, उन्होंने कहा हम तो राहुल गांधी को सुनने आए। जी बिल्कुल। पहली बार ऐसा हुआ कि जो विपक्ष के जो सत्ताधारी लोग थे उन्होंने कहा हम राहुल गांधी को सुनेंगे, और ये गगोई जी की शुरुआत हो गई। बट ये है कि उन्होंने अपनी बात सतर्जी रखी और गगोई ने भी। लेकिन आज इस तरह से राहुल जी को हमने आपने सबने देखा, और पहले भी हम लोग कवर करते रहे, हम उनको देखते रहे, बट उनका आज का अंदाज कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोलना चाहते हैं। पूरा देश उनको देखना चाहता था, सुनना चाहता था आज कि वो क्या बोलेंगे। लेकिन आज एक विपक्ष के नेता, बड़ी पार्टी के नेता, उनका जो भाषण था वो समझ से परे था। उन्होंने सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने पहले कहा था कि भारत जोड़ो यात्रा, उन्होंने नाम दिया था। वो कहा था वो भारत को जोड़ने निकले हैं, ठीक है, ये उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की यात्रा से पहले। अब आज उन्होंने कहा कि उनको ये खुद नहीं पता कि वो ये यात्रा क्यों शुरू कर रहे हैं। भाई क्या अजीब उन्होंने आज सवाल किया। फिर उन्होंने कहा कि जब लोग मुझसे सवाल करते थे कि आप निकले क्यों, तो बोले मेरे पास जवाब नहीं होता था। मैं भी बड़ा हैरत में था कि आज ये बोल क्या रहे हैं। इनका मतलब जब आपका कोई विजन नहीं था तब गए क्यों? तब आप क्यों यात्रा निकाली आपने? अब उसके बाद फिर उनका कहना था कि साहब मैं बहुत परेशान था, मेरे घुटनों में इतना दर्द होता था कि कुछ कहना बयान नहीं कि मैं कल कैसे जा पाऊंगा, नहीं जा पाऊंगा। तो फिर एक 8 साल की बच्ची आती है, मुझे चिट्ठी देती है, उससे मुझे शक्ति मिलती है, वो अपनी शक्ति मुझे दे जाती है। ये बात हो गई। फिर उन्होंने कहा कि मिला अहंकार, भारत का अहंकार। फिर उन्होंने बोला कि एक महिला मिली, उसने पति मिला, उसने अपनी समस्या बताई, पति की आंखों में शर्म थी, मेरी आंखों में शर्म आ गई। मतलब न जाने वो किस तरह का भाषण दे रहे थे, क्या कहना चाह रहे हैं, यही नहीं समझ में पाया कि वो कहना क्या चाह रहे थे। फिर उन्होंने कहा, आते सबसे पहले कहा था कि मैं बीजेपी के नेता बिल्कुल घबराए नहीं, मैं आज कुछ उन पर हमला नहीं करूंगा, हाँ 2-3 बॉलें खेलूंगा। वो तो एक बॉल भी नहीं खेल पाए, वो तो मैं समझता हूँ बिना खेल ही आउट हो गए, आज बिल्कुल 0 पर चले गए। जिस तरह उनका भाषण था, बड़ी उम्मीद थी, क्योंकि लोग देखिए कहीं ना कहीं हो सकता है कि मीडिया उनको पहले नहीं दिखाता था, या उनकी जो वो बोलते बहुत अच्छा थे, नो डाउट उनके लोग उनकी चीज़ अच्छी। लेकिन आज जिस तरह का वो बहाली के बाद थे, पता नहीं क्या किसी दबाव में थे या कोई उनका समझ में नहीं आ रहा था कि क्या अगर उन्होंने किसी से लिखवाया था तो क्या भाषण था उनका, जो भी हो सकता है। फिर आप देखिए उन्होंने कहा कि मणिपुर में भारत की हत्या हो गई, हिंदुस्तान की हत्या हो गई, भारत की हत्या हो गई। मेरी एक माँ यहाँ बैठी है, दूसरी माँ की वहाँ हत्या कर दी गई। तो आप ये देखिए, उसको शेम के बदले वहाँ तालियां बजा रहे हैं विपक्ष के लोग, कांग्रेस के लोग। पता नहीं समझ से बाहर था आज मेरा उनके भाषण। मुझे आज जो लोग उनको सुनना चाहते होंगे या जिनको उम्मीद होंगी, आज उनकी उम्मीदों में पानी फिर गया, बहुत निराशा लगी। अच्छा, जाते जाते एक और विवाद पैदा कर गए, फ्लाइंग किस करके। हाँ देखिए, आप पूरा भाजपा की जो महिला सांसद है वो विरोध बैठ गई है। आप ये देखिए कि इससे पहले उन्होंने गले लगा लिया, फिर आंख मार दी, आज उन्होंने नया काम कर दिया। पता नहीं लोग चाहते हैं कि वो आए, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ जब इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं तो फिर वो लोग जो जिस नाम से उनको पुकारते हैं वो उसी नाम पे आ जाते हैं। अच्छा, मायावती का ट्वीट बहुत चर्चा में है, दोपहर बाद ट्वीट आया है। मायावती ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर जातीय जनगणना होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि यूपी सरकार को भी इसको करना चाहिए, लेकिन योगी सरकार इसके लिए तैयार ही नहीं है। तो ये मायावती ने क्या शुभा छोड़ दिया? देखिए, कल हाउस में विधानसभा में ये था कि अखिलेश यादव जी ने इस मामले को उठाया था जी,
और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी इसको बड़ा वहाँ पे हाउस में बहुत हंस के लिया था। उन्होंने कहा चलिए कम से कम समाजवादियों को चिंता तो हुई जनसंख्या की, हम चाहते हैं कि अगर एक देश एक कानून की भी चिंता करें। तो ये जनसंख्या वाला मामला जो है, जनगणना वाला मामला, ये बड़ा इशू बनेगा। इसलिए जो है बसपा प्रमुख ने भी इसमें कहीं ना कहीं तत्काल प्रभाव से बयान देके अपने आप को इसमें जोड़ने का प्रयास किया है। बट मुझे लगता है कि अभी ये हो सकता है चुनावी मुद्दा भी बनेगी, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन अब बसपा का तो देखिए हाल ये हैगा कि समय के वो लोग उनसे चाहते हैं कि कुछ बोलें कुछ निकलें, लेकिन पता नहीं क्या मजबूरी है जो अभी तक सिर्फ बयानबाजी तक ही वो सीमित रह गई हैं। अच्छा, जब राज्यसभा में बिल रखा गया दिल्ली सर्विस बिल, तो सभी विपक्षी दल एक साथ थे, वोटिंग हुई थी। वहाँ पे जयंत नहीं गए। जयंत ने विपक्षी दलों मतलब अपने गठबंधन को तो पत्र लिख दिया कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, और वोटिंग के समय पहुँचे नहीं। तो क्या वही जो पिछली बार हमारी आपकी वार्ता हुई थी, क्या ये एनडीए के नज़दीक जाने के इनके कदम हैं? देखिए हो भी सकता है आशीष जी। मैं आपको बताऊं कि उत्तर प्रदेश में अभी सरकार चुनाव में 4.5 साल का वक्त हैगा। 2024 का चुनाव सर पे आ गया है, वो सांसद भी हैं, किसानों की समस्याएं बहुत हैं। विपक्ष में रह के मैं समझता हूँ शायद वो समस्याओं का समाधान नहीं होगा, और कहीं ना कहीं अगर वो कोई सरकार का हिस्सा या एनडीए का हिस्सा बनते हैं तो हो सकता है कि जो बातें चल रही हैं कि कहीं ना कहीं अंदर मुलाकातों का सिलसिला हो रहा है, तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं हमें ये दिखाई दे। फिर इसके अलावा जो जिस तरह से अभी जो इंडिया बना है, ये उन्होंने अभी से बड़ी सीटों की मांग कर दी है। जयंत चौधरी जी ने अभी से 15 सीटें और 16 सीटों की डिमांड करी। 80 में से अगर ये लालौत को 15 चली जाएंगी तो फिर और किसको क्या मिलेगा। जो सीटें उन्होंने मांगी हैं उसमें वो जाट बाहुल्य क्षेत्र हैं, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र की सीटें मांगी हैं। तो मुझे लगता नहीं कि अखिलेश यादव जी उनके साथ जो गठबंधन है वो इतनी सीटें शायद उनको दे दें, तो ये भी मजबूरी होगी। हाँ, और दूसरी बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी का ये बड़ा प्रयास है, मैं आपको बताऊं कि किसी भी तरह से जयंत चौधरी को अपने साथ ले लिया जाए। त्यागी समाज पश्चिम का उनसे नाराज चल रहा भाजपा से, उसका नुकसान उनको आने वाले चुनाव में होगा, ये उनको एहसास है। इसलिए वो चाहते हैं कि जाट समाज को अपने साथ जोड़ लिया जाए। यदि जयंत चौधरी उनके साथ आ जाएंगे तो कहीं ना कहीं उनको लगेगा कि पश्चिम में हमारी मजबूत ज़मीन तैयार हो रही है। तो हो सकता है कि वो हाउस में किसी रणनीति के तहत नहीं गए हों, क्योंकि राजनीति है आशीष जी, कब कौन किस साथ कहाँ दिखाई देगा कुछ कहा नहीं जा सकता। अब तो 2 दशकों में जो राजनीति की तस्वीर बदली है कि सुबह किसी के साथ, शाम को किसी के साथ हैं, तो कुछ भी संभव हो सकता है। तो सरोज जी, आपने त्यागी समाज की बात की। वेस्ट यूपी में लंबे समय से त्यागी बनाम भाजपा एक द्वंद्व चल रहा है। त्यागी समाज अपना आक्रोश दिखाता है, गुस्सा दिखाता है, भाजपा बैकफुट पाती है। अब स्वतंत्र देव सिंह के बयान पर 5 तारीख को शनिवार को कैलाश मानसरोवर भवन पर त्यागी समाज का हंगामा हुआ। भूपेंद्र चौधरी खुद मौजूद थे। भूपेंद्र चौधरी ने त्यागी समाज के प्रतिनिधियों से बात की, सुखदेव सिंह ने वीडियो जारी करके माफ़ी मांगी। उसके बाद 7 तारीख को मुकदमा दर्ज होता है। तो ये पुलिस का अपना गेम है या भाजपा का दबाव है? नहीं, भाजपा का दबाव है कहीं ना कहीं। पुलिस ऐसे नहीं कर सकती, क्योंकि जो जाहिर है, भले उसमें वादी उसमें वो रही हो पुलिस, लेकिन क्योंकि इसमें जो कुछ भी है कहीं ना कहीं उसमें बिना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की सहमति के बिना तो मुकदमा लिखा ही नहीं जा सकता, क्योंकि इतना बड़ा इशू था। उसमें जब माफ़ी हो गई, सब कुछ हो गया, बस कहीं ना कहीं दबाव की राजनीति की गई है। और देखिए, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के भूपेंद्र चौधरी ने बिल्कुल माफ़ी मांगी और स्वतंत्र देव सिंह ने मांगी। हालांकि देर बहुत कर दी थी उन लोगों ने, इसको तो पहले ही उनको कर देना चाहिए था, और लेकिन चलिए फिर भी देर से सही। बट ये है कि उसके बाद मुकदमा लग के आपने फिर ये एहसास कराया कि कुछ नहीं है हमारे लिए। आप देखिए, त्यागी समाज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मजबूत स्थिति में है, और उसने अपनी मजबूती का एहसास उपचुनाव में करा भी दिया। यदि उसको इतने हल्के में लेंगे त्यागी समाज को, तो मैं समझता हूँ शायद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इनको बहुत बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ेगा। अब आप ये देखिए कि कोई भी बड़े पोस्ट पे त्यागी समाज का कोई व्यक्ति मंत्री नहीं है जी। आप ये सबसे बड़ी आप देखिए विडम्बना की, अश्वनी त्यागी जी हैं, उनको मंत्री बनाया जा सकता था। हमारे यहाँ के विधायक हैं, उनको मंत्री बनाया जा सकता था, लेकिन कुछ नहीं। वो समझते शायद त्यागी समाज कहीं जाएगा नहीं, बंधुआ मजदूर बन के हमारे लिए रहेगा। ऐसी उनकी भाजपा की गलत फहमी है। त्यागी समाज ने अपनी ताकत दिखा दी है, और मैं समझता हूँ आने वाला, अगर यदि भारतीय जनता पार्टी अपने अहंकार में रही, उसके नेता अहंकार में रहे, तो फिर त्यागी समाज लोकसभा चुनाव में भी अपनी ताकत का एहसास करा देगा।
मेरा तो मानना ये है कि इस तरह की किसी भी समाज को नाराज़ नहीं करना चाहिए, राजनीति से ऊपर उठ कर सोचना चाहिए और सोचना चाहिए कि जो समाज हमारे साथ खड़ा है तो हमें भी उसके साथ खड़े होना चाहिए। कहीं ना कहीं उनकी अपनी बातें त्यागी समाज की ठीक है, समाज में जिस तरह की चीज़ आएंगी निकल के उनका एक अधिकार है, उस अधिकार को मान रहे हैं। अगर उनका प्रतिनिधित्व होना चाहिए, सरकार में भी होना चाहिए, तो मैं समझता हूँ तो ये अच्छी है, उनकी बातें हैं। और भारतीय जनता पार्टी को या कोई भी दल हो, वो किसी समाज को नज़रअंदाज करके वो आगे नहीं बढ़ सकता। अच्छा, लोकल गाजियाबाद की स्थानीय से बात कर लेता हूँ। पहले कार्यकारिणी बैठक हुई नगर निगम की, फिर अचानक एक आकस्मिक बैठक जिसे इमरजेंसी बैठक कहा गया, अधिक रूप से बुलाई गई। आप क्या मान रहे हैं, दोनों बैठकों से नगर निगम सही चल रहा है, मेयर का कदम सही है? देखिए, मैं समझता हूँ कि हमारी महापौर जो हैं वो इसमें कोई दो राय नहीं है कि पहले दिन से जिस तरह चुनाव हुआ है और शपथ उन्होंने ली और शपथ लेने के बाद वो एकदम घर पे नहीं बैठी हैं, लगातार दौरे कर रही हैं, सब कुछ कर रही हैं। एक कहीं ना कहीं कुछ मुझे लगता है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं साथ में जो उनको जिस तरह चला रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो अभी पूरी तरीके से नगर निगम की राजनीति को नहीं समझ पाए। हालांकि उन्होंने डीपली जाके बहुत ऐसे एक्शन लिए हैं जो जिसकी शायद मैं समझता हूँ निगम प्रशासन को उम्मीद भी नहीं होगी कि इस तरह से वो अपना काम करेंगे। अब जैसे ये कार्यकारिणी की बैठक, ये कार्यकारिणी की आवश्यकता थी नहीं ना, ये तो वो किसी अधिकारी को बुला के खुद कह सकती थी हर चीज़। तो हो सकता है कि उनके जो साथ में जो एडवाइज़र्स हैं, पॉलिटिकल लोग जो उनके एडवाइज़र्स हैं, उन्होंने ये राय दी होगी कि इस तरह की मीटिंग बुला ली जाए। मगर मैं समझता हूँ कि महापौर को अपने दिमाग से चलना चाहिए और वो बहुत पुरानी राजनेता हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। कल्याण सिंह के ज़माने से और तमाम स्वतंत्र देव सिंह और कल्याण सिंह और रमापति राम त्रिपाठी और ये बड़े नेता जो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व थे, उनके साथ वो रही हैं, काम उन्होंने किया है। इतनी पुरानी हमारी वो नेता हैं, उनको कम से कम और बड़े पद पे, सर्वोच्च पद पे आज वो यहाँ पे हैंगी, विराजमान है। जनता ने उन पर पूरा भरोसा किया है, बहुत अच्छे वोट से जीती हैं, तो कम से कम उनको अपने दिमाग से भी कुछ फैसले लेना चाहिए। तो दोस्तों, राहुल गांधी को लेकर सलामत जी ने बहुत बड़ी बात कही कि लोग उन्हें सुनना चाहते थे, उन्हें देखना चाहते थे और अभी भी सुनना चाहते हैं, लेकिन उनकी खुद की हरकतें ऐसी होती हैं कि हंसी का पात्र बन जाते हैं। वैश्विक राजनीति पर भी आपने सुना कि भाजपा को क्या कदम उठाने चाहिए, क्या सहूलियत देखनी चाहिए, कैसे लोगों की नाराज़गी दूर करनी चाहिए। आगे आने वाले टाइम में हम ऐसे ही मुद्दों को लेकर फिर से आपके सामने आएंगे। आज के लिए सलमा जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष जी, थैंक यू। तो दोस्तों, गाजियाबाद और उसके आसपास की तमाम खबरों को देखने के लिए देखिए युग करवट यूट्यूब चैनल और विस्तृत रूप से जानकारी पाना चाहते हैं तो पढ़िए युग करवट समाचार पत्र। युग करवट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर करें। नमस्कार।